कल हम लोगों ने किस चीज़ के बारे में पढ़ा? रिस्पायरेशन के बारे में। सही है, बायो एनर्जेटिक को हम लोगों ने स्टार्ट किया होता है, रिस्पायरेशन का हम लोगों ने ख़त्म किया होता है। रिस्पायरेशन के हम लोगों ने क्या-क्या पढ़े? सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन किया बायो एनर्जेटिक का। फिर मैंने आपको बताया कि बायो एनर्जेटिक लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को क्या करता है? ओबे करता है। मैंने कहा कि बायो एनर्जेटिक में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? नाम से ही ज़ाहिर है, चैप्टर के नाम से ही ज़ाहिर है, बायो का मतलब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज़्म, लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज़्म से रिलेटेड होती है। और एनर्जेटिक का मतलब क्या है? एनर्जीज़। अब हम एनर्जी के कौन-कौन से फीचर पढ़ते हैं? हम बायो एनर्जेटिक में एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ते हैं कि कैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म से किस तरह एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। सही है। फिर मैंने आपको कहा कि किस तरह एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। मैंने कहा मिसाल के तौर पर सोलर एनर्जी है जो किससे आती है? सन से आती है। किससे? सन से। वही सोलर एनर्जी को प्लांट यूज़ करते हैं। प्लांट एक क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक लाइफ है। सही है। ये उसको यूज़ करती है, किस में कन्वर्ट करती है? केमिकल एनर्जी में। किस में? केमिकल एनर्जी में। सही है। वो केमिकल एनर्जी किस में स्टोर होती है? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर होती है। वही कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी जो इसमें स्टोर हुई है उसको क्या करते हैं हम? उसको हम वही जो कार्बोहाइड्रेट वाली एनर्जी है उसको फिर सेल इस्तेमाल करता है। क्या करता है? उसको फिर वापस यही प्लांट भी इस्तेमाल करते हैं और एनिमल भी इसको इस्तेमाल करते हैं। वो जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर स्टोर एनर्जी है उसे क्या निकालते हैं? उसे वापस वही केमिकल एनर्जी निकालते हैं, उसको सेलुलर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। किस में? सेलुलर एनर्जी में। सेलुलर एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में होती है। और ये बात मैंने आपको बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और फॉर्म ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे मिसाल के तौर पर हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, साउंड भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हमारी बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये सलाहियत नहीं है कि वो इस तरह की फॉर्म ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल करें। वो सिर्फ एनर्जी को किस फॉर्म में इस्तेमाल करती है? एटीपी की फॉर्म में। वो तमाम किस्म की एनर्जी को किस फॉर्म में कन्वर्ट करती है? एटीपी की फॉर्म में। सही है। अब वो डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकती। सबसे पहले एटीपी के फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है? सबसे पहले एनर्जी को कौन कन्वर्ट करता है? प्लांट करते हैं। उसको केमिकल एनर्जी की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट में स्टोर करते हैं, वो एटीपी की फॉर्म में। अब उस एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को निकालने के लिए क्या होता है? एक दूसरा प्रोसेस होता है जिसको क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन कहते हैं। प्लांट किस तरह कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। फिर मैंने आपको कहा कि किस तरह उस जो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो एनर्जी स्टोर हो जाती है उसको फिर किस तरह निकाला जाता है? सेलुलर रिस्पायरेशन के थ्रू उसको निकाला जाता है एटीपी की फॉर्म में। सही है। ये चीज़ मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कि रिस्पायरेशन और गैसियस एक्सचेंज और सेलुलर रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग, इसमें क्या फ़र्क है? मैंने कहा कि रिस्पायरेशन एक ब्रॉडर टर्म होता है, एक बड़ा टर्म है। इसमें क्या होते हैं? इसमें हम सिर्फ ये पढ़ते हैं कि फूड से एनर्जी किस तरह निकाली जाती है, खुराक से एनर्जी किस तरह निकाली जाती है, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। फिर मैंने कहा कि खुराक से एनर्जी निकालने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। सही है। उसमें आपको ये टर्म क्लियर हो जाएंगे। अब खुराक से एनर्जी निकालने के लिए आपको सबसे पहले खुराक को क्या करना पड़ता है? ब्रेक करना पड़ता है। ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। सही है। वो ऑक्सीजन लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ से लेता है? अपने एनवायरनमेंट से। किससे? एनवायरनमेंट से। अब मैंने कहा सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इस तरह लेते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल किसका दूंगा? ह्यूमन बीइंग का, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। सही है। अब जब ह्यूमन बीइंग इस एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं, वो इस ऑक्सीजन को नाक और मुंह के ज़रिए लेते हैं। मुंह के ज़रिए जब लेके जाते हैं तो ह्यूमन बीइंग के कहाँ तक पहुँचती है वो ऑक्सीजन? लंग्स तक। सही है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन या ब्रीथिंग। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन या हम इसको ब्रीथिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन या ब्रीथिंग। रिस्पायरेशन एक ब्रॉडर टर्म है जो हम इस्तेमाल करते हैं कि फूड से किस तरह एनर्जी निकाली जाती है। सही है। अब फूड से एनर्जी निकालने के लिए आपको उसको तोड़ना पड़ेगा। अब तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। सही है। अब ऑक्सीजन सबसे पहले हमें माहौल से लेना पड़ेगा। माहौल से जब हम ऑक्सीजन लेते हैं अपने लंग्स तक लेके जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग, या इसको हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं। सही है। फिर मैंने आपको ये चीज़ बताया कि जब वो ऑक्सीजन जब लंग्स तक जाती है तो लंग्स में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिसको एलुलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? एलुलाई। यहाँ तक ऑक्सीजन आ जाता है। फिर मैंने आपको कहा कि एलुलाई के ऊपर कैपिलरीज का इस तरह नेटवर्क पाया जाता है। सही है। अब इस ऑक्सीजन ने एलुलाई के दरमियानी स्पेस से कैपिलरीज में जाना है। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? गैसियस एक्सचेंज कहेंगे। क्या कहेंगे? गैसियस एक्सचेंज। फिर यही जब ऑक्सीजन एलुलाई से कैपिलरीज में आ जाए, कैपिलरीज में कहाँ जाते हैं? वो ब्लड में शामिल हो जाता है। वो ब्लड कहाँ तक गया हुआ है? टिश्यूज़ तक। कहाँ तक? टिश्यूज़ तक। और ये बात भी मैंने आपको बताया कि टिश्यूज़, हर टिश्यू के अंदर वेसल नहीं गया हुआ है। सही है। मैंने कहा वेसल का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को सेल्स के
करीब लेके जाना है। टिश्यू के जो दरमियानी टिश्यू में जो सेल्स पाए जाते हैं उनके उनके दरमियान जो दरमियानी स्पेस है वहाँ तक उसको सिर्फ क्या करता है, छोड़ता है। फिर वहाँ से वो ऑक्सीजन सेल के अंदर चला जाता है। एलुलाई से कैपिलरीज में आना, इसको भी गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। और इंटरस्टिशियल स्पेस है या इसको हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। यहाँ से सेल के अंदर जाना, इसको भी हम क्या कहते हैं, इसको भी हम गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। तो आपके पास 3 टर्म क्लियर हो गए, रिस्पायरेशन, ब्रीथिंग या एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और गैसेस एक्सचेंज। चौथा जो टर्म है वो कौन सा था, वो था सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या होता है, सेल फिर इसी ऑक्सीजन को यूज़ करता है, खुराक की ब्रेक डाउन करता है, तो उसे क्या निकालता है, उसे एनर्जी निकालता है। वो एनर्जी हमेशा किस फॉर्म में होनी चाहिए, एटीपी की फॉर्म में। सही है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन। फिर मैंने आपको कहा कि सेलुलर रिस्पायरेशन के 2 टाइप होते हैं, एक होता है एरोबिक रिस्पायरेशन, एक होता है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन में मैक्सिमम यील्ड ऑफ एटीपी होती है, उसमें खुराक की कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है। जबकि एनएरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, उसमें खुराक की इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होती है, उसमें मिनिमम यील्ड ऑफ एटीपी होती है। अगर मैं आपको यूकैरियोटिक की बात करूँ, मैक्सिमम यील्ड की, अगर मैं कहूँ कि सेलुलर रिस्पायरेशन में एरोबिक रिस्पायरेशन हो रहा है, सेलुलर रिस्पायरेशन का टाइप एरोबिक रिस्पायरेशन हो रहा है, तो उसमें मैक्सिमम यील्ड ऑफ एटीपी होगी। अब मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 36 से लेकर 38 तक। सही है। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसमें 36 निकलते हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो उसमें जब खुराक तोड़ता है तो उसमें कितने एटीपी निकलते हैं, 38 एटीपी। क्यों इसमें ज़्यादा क्यों है, इसमें कम क्यों है? हालांकि यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं वो ज़्यादा कम्प्लेक्स है, उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, लेकिन तब भी उसके जिस्म में एनर्जी कम प्रोड्यूस हो रही है। सही है। इसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया। मैंने कहा कि जब सेल के अंदर खुराक टूटता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुवेट के। किसके, पायरुवेट के। फिर वो पायरुवेट से उस पायरुवेट की जब ऑक्सीडेशन होती है उसे एसिटाइल कोए बनता है। क्या बनता है, एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए जब बनता है तो यहाँ पे टू NADH के मालिक्यूल बनते हैं। क्या बनते हैं, 2 NADH के मालिक्यूल। जब इस NADH के मालिक्यूल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो आपने सबसे पहले इसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर करना पड़ेगा। जब आप इसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर करोगे तो उसके दरमियान 2 ATP इस्तेमाल हो जाती है। क्या हो जाती है, 2 ATP इस्तेमाल हो जाती है। तो 38 से कितने हो जाते हैं, 36 हो जाते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको कल सब बता दिए थे। सही है। आज हम क्या पढ़ेंगे, फिर मैंने आपको कहा कि सेलुलर रिस्पायरेशन के कितने स्टेप होते हैं। अगर हम एरोबिक सेलुलर रिस्पायरेशन की बात करें, किसकी, एरोबिक, अगर हम एरोबिक रिस्पायरेशन की बात करें तो वो कितने स्टेप में होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन का टाइप एरोबिक रिस्पायरेशन। सही है। एरोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन होता है जिसमें खुराक की कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है। एक दूसरी बात, जिसमें मैक्सिमम यील्ड ऑफ एटीपी होता है। उसके कितने स्टेप है, उसके 4 स्टेप है। पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस। सही है। दूसरा स्टेप कौन सा था, दूसरा स्टेप था ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। तीसरा स्टेप था क्रेब्स साइकिल। चौथा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सही है। इन 4 स्टेप को मिला के क्या होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन का एरोबिक रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन का टाइप एरोबिक रिस्पायरेशन कंप्लीट हो जाता है। सही है। ये इस 4 स्टेप के थ्रू। फिर मैंने आपको हर स्टेप 1 बाय 1 बता दिया। सही है। फिर मैंने आपको हर स्टेप 1 बाय 1 बता दिया। आज हम इसका समरी पढ़ेंगे। सही है। आज हम क्या पढ़ेंगे, इस पूरे जो प्रोसेस है सेलुलर रिस्पायरेशन का, इसका आज हम समरी पढ़ेंगे कि किस तरह इसमें एटीपी बनते हैं। सही है। फिर मैंने आपको कहा कि हाँ सॉरी, एनएरोबिक रिस्पायरेशन रह गया। कौन सा, एनएरोबिक रिस्पायरेशन। मैंने कहा अगर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाती है किसमें, पायरुवेट में। सही है। ये जो पहला स्टेप है ये दोनों में सेम है, चाहे एरोबिक हो चाहे एनएरोबिक हो। यहाँ से हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अंदाज़ा हम कहाँ से लगाएंगे, अब पायरुवेट के पास 3 रास्ते हैं, वो 3 तरीक़ों से ब्रेक डाउन हो सकता है। अगर उसकी ऑक्सीडेशन हो जाए, क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए, तो उससे क्या बनेगा, एसिटाइल कोई प्रोडक्ट बनेगा। तब हम कहेंगे कि ये कौन सा रिस्पायरेशन है, एरोबिक रिस्पायरेशन है। अगर इस पायरुवेट की रिडक्शन हो जाए, सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन हो जाए और इससे प्रोडक्ट बने लैक्टिक एसिड, इसको हम क्या कहेंगे कि ये एनएरोबिक रिस्पायरेशन है। सही है। अगर इसकी रिडक्शन भी हो जाए और इसकी डीकार्बोक्सिलेशन भी हो जाए और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो इथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा, इथेनॉल। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये भी एनएरोबिक है। तो रिडक्शन ऑफ पायरुवेट ओनली, रिडक्शन एंड डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट ओनली, ये दोनों किसके टाइप है, एनएरोबिक है। किसके, एनएरोबिक है। जबकि ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट
फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, एसिटाइल कोए। इसको हम क्या कहते थे, एरोबिक रेस्पिरेशन। सही है, तो ये आपने बता दी, तो ये आपने याद रखना है, मैंने आपको ये समझा दिया था। सही है, फिर मैंने कहा जब रिडक्शन होती है तो क्या होता है, NaDH2 को यूज़ किया जाता है, इसको NAD+ में कन्वर्ट किया जाता है। सही है, और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला वो इसने गेन किया, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। ये हाइड्रोजन जो NaDH2 से निकला वो किसने गेन किया, वो पायरुवेट ने गेन किया। पायरुवेट से क्या बना, लैक्टिक एसिड। जब उस नाइट्रोजन को गेन किया तो उसकी रिडक्शन होगी, जब रिडक्शन होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। अगर उसकी रिडक्शन इसी तरह रिडक्शन और उससे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल भी निकल जाए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इथेनॉल। सही है, ये मैंने आपको समझा दिया था। फिर हम लोगों ने कहा कि हम एरोबिक रेस्पिरेशन का जो ये वाला प्रोसेस है जिसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होती है, हम लोगों ने उस चीज़ के बारे में पढ़ा। उसके कितने स्टेप थे, उसके ये 4 स्टेप थे, ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मैंने आपको ये सब स्टेप 1 बाय 1 बता दिए। सही है, अब इनमें फिर क्या क्या प्रोडक्ट बने थे, उन प्रोडक्ट से क्या बनता है, उन प्रोडक्ट से एटीपी बनता है। क्या बनता है, मैंने आपको कहा कि यहाँ पे किस तरह कितने किस्म के प्रोडक्ट बनते हैं, एटीपी भी बन गए थे, 4 एटीपी बन गए थे। सही है, 10 यहाँ पे NaDH2 बन गए थे। क्या बन गए थे, 10 NaDH2 बन गए थे, और 2 यहाँ पे FADH2 बन गए थे। अब ATP तो ठीक है, इसको सेल क्या करेगा, डायरेक्ट अपने सेलुलर एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करेगा। जबकि NaDH2 और FADH2 को क्या होता है, इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भेजा जाता है। किसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इसको भेजा जाता है, और वहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन होती है। यहाँ से क्या निकाला जाता है, एनर्जी निकाला जाता है। वो एनर्जी किस फॉर्म में निकालते हैं, एटीपी के फॉर्म में। सही है, फिर मैंने आपको कहा कि एक NaDH2 जो है वो कितने एटीपी देता है, 3 एटीपी। एक FADH2 कितने एटीपी देता है, 2 एटीपी। ये चीज़ें मैंने आपको समझा दिए थे। सही है, अब हम क्या करेंगे, कंप्लीट जो एटीपी की कैलकुलेशन है, यहाँ से कितने एटीपी निकलते हैं, ये वाले एटीपी सबस्ट्रेट लेवल कितने बनते हैं, और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से कितने बनते हैं, ये सब चीज़ों की आज हम कंप्लीट कैलकुलेशन करेंगे। आज हम समरी पढ़ेंगे। सही है, ये आपने याद रखना है। आज हम समरी में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले मैंने आपको कहा कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो एटीपी की प्रोडक्शन होती है वो कितनी होती है, 38। सही है, प्रोकैरियोटिक सेल में एटीपी की कितने प्रोडक्शन होती है, 38।